सोनपुर गांव में नातालाल अपनी पत्नी सुमित्रा और दोनों बेटियों के साथ रहता था। नातालाल की दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो चली थी, सिर्फ 1 साल का अंतर था। इसलिए नातालाल दोनों की शादी एक साथ ही करना चाहता था, क्योंकि वे एक गरीब आदमी था। लेकिन उसकी दोनों बेटियों में से एक बेटी तो बहुत गोरी थी, लेकिन दूसरी का रंग काला था, जिस वजह से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। माँ, तुम इतने दिनों से रागिनी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, लेकिन कोई भी लड़का इसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस चक्कर में मेरी भी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया रागिनी? तुझे पता तो है तू क्या बोल रही है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम मुझे इस तरह से भड़का क्यों रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कोई भी लड़का उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके चक्कर में मेरी तो उम्र निकलती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते जो लड़के मुझे देखने आए थे, उनका घर परिवार कितना अच्छा था, लेकिन उनके छोटे बेटे को रागिनी पसंद नहीं आई तो तुमने मेरा ही रिश्ता टाल दिया। तेरा रिश्ता मैंने वहाँ पर इसलिए नहीं टाला था कि उसको रागिनी पसंद नहीं आई थी। तेरा रिश्ता मैंने इसलिए टाला था कि मैंने किसी से सुना था कि वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है। अरे रहने दो माँ, आखिर तुम कब तक इस तरह बहाने बनाती रहोगी? खैर छोड़ो, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, तो मैं तो ऑफिस जा रही हूँ। अरे तू अकेली कहाँ जा रही है? रागिनी को भी अपने साथ ले जा, उसे भी तो अपने ऑफिस ही जाना है। अरे सॉरी प्रियंका, आज मुझे तैयार होने में थोड़ी देरी हो गई। चलो हम दोनों ऑफिस चलते हैं। तैयार होने में देर तो तुझे ऐसी हो रही है जैसा ना जाने तैयार होकर कितनी हुड़ की परी लगती है। तू चाहे तैयार हो या मत हो, एक जैसी ही लगेगी। इसलिए रोज रोज तैयार होने में अपना टाइम बर्बाद मत किया कर। देखो तो कैची की तरह किस तरह तेरी जुबान चलती है। ये फालतू की बकवास किए बिना तुझसे रहा नहीं जाता क्या? कोई बात नहीं माँ, प्रियंका को तो मजाक करने की आदत है। वो बचपन से ऐसे ही मजाक करती आ रही है मेरे साथ। काले रंग की वजह से उसे बचपन से हर कोई ताने देता था। वह घर वाले के ताने तो फिर भी सुन लिया करती थी, लेकिन जब उसकी सगी बहनी उसे काले रंग के लिए ताना देती है तो रागिनी को बहुत ही दुख पहुंचता है। लेकिन वह अपने दुख को जाहिर नहीं होने देती थी। वह हंसकर उन बातों को टाल देती थी। दोनों ऑफिस पहुंचती है, तभी ऑफिस में एक नए लड़के की ज्वाइनिंग होती है। अरे शीतल, देखिए नया लड़का ऑफिस में आया। ये कितना हैंडसम है ना? हाँ हैंडसम तो है, तभी मैं भी सोच रही हूँ कि इससे शादी काश मेरे से हो जाए। अरे चल हट शीतल, अब मेरी शादी की उम्र हो चली है, तो क्यों ना मैं इसी लड़के से शादी की बात कर लूँ। वैसे मेरी पर्सनालिटी तो इसके साथ मैच करेगी। बात तो तू ठीक कह रही है प्रियंका। वैसे मुझे तेरी टेंशन नहीं है, तुझे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। टेंशन तो मुझे तेरी बहन की है, उसे जिंदगी में कभी कोई अच्छा लड़का मिल पाएगा या नहीं। वैसे भी जो लड़कियां दिखने में सुंदर नहीं होते, उनके हैंडसम उन्हें अक्सर चीट किया करते हैं। कहीं तेरी बहन के साथ ऐसा ना हो जाए। उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। मुझे तो अपनी लाइफ सेट करनी है। उसे जैसा भी पति मिले वो उसकी किस्मत है। अरे पहली बात तो ये है, उसे पति मिलेगा भी या नहीं। रागिनी का ऐसा मजाक उड़ाते हुए दोनों आपस में हंसने लगती है। तभी थोड़े दिन बाद प्रियंका ऑफिस में उस लड़के से अपना संपर्क बढ़ाने लगती है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और साथ में अपना समय बिताने लगे। तभी एक दिन रागिनी को उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। चलो अच्छा है, प्रियंका को इतना अच्छा लड़का मिल गया। प्रियंका इसके साथ कितने खुश है। काश मेरे साथ भी कोई ऐसा ही लड़का होता जो मुझे इस तरह खुश रखता। चलो छोड़ो, मेरी बहन खुश तो मैं भी खुश। प्रियंका की खुशी देखकर रागिनी भी बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तभी एक दिन प्रियंका ऑफिस से जल्दी आ जाती है। रागिनी घर आने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तभी उसकी नज़र उस नए लड़के ग्रीस पर जा पड़ती है, लेकिन उसके साथ कोई और लड़की थी जिसका हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा देखकर रागिनी को बहुत अजीब लगता है। वो उसका पीछा करते हुए ओपन ढाबे में जा पहुँचती है। हे भगवान, ये लड़का तो प्रियंका के साथ एक लड़की को भी धोखा दे रहा है। इससे पहले की बात आगे बढ़े, मुझे ये सब कुछ प्रियंका को बताना होगा। मैं ऐसी किसी लड़की के साथ अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, इस लड़के के साथ एक फोटो क्लिक कर लेती हूँ, तभी प्रियंका मेरी बातों पर यकीन करेगी। रागिनी जैसे ही अपने पर्स से फोन निकालने लगती है तो देखती है उसकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। हे भगवान, इस फोन को भी अभी स्विच ऑफ होना था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्रियंका को ये सब बात जरूर बताऊंगी। रागिनी घर जाकर ये सारी बातें प्रियंका को बताती है, लेकिन प्रियंका उसी बातों पर यकीन करने की बजाय उसे बुरा भला कहने लगती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुझसे मेरी खुशी देख के नहीं जा रही, इसलिए तुम मुझे ये सब कुछ कह रही हो। कोई लड़का नहीं मिला इसलिए तुझे कोई भी खुशी देख के नहीं जाती। तुझे क्या लगता है तेरी इन फालतू बातों पर मैं ग्रीस का रिश्ता खत्म कर दूंगी? ये सब तुम क्या बोल रही हो प्रियंका? तुम मेरी बहन हो,
मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारे लिए मैं कुछ बुरा सोचूंगी? तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुम्हारे इन चुपड़ी चुपड़ी बातों पर यकीन नहीं करूंगी। अगर तुम्हें ग्रेस किसी लड़की के साथ दिखा तो तुम्हें फोटो खींच लेनी चाहिए थी। अब यहाँ आकर बहाना बना रही हो कि तुम्हारे फोन में बैटरी खत्म हो चुकी थी। तुम्हारे सब जाल मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए तुम्हारी बातों पर मैं यकीन नहीं कर सकती। अरे क्या हो गया? तुम दोनों इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? प्रियंका, तू इस पर क्यों बहस कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हें रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लड़के को मैं पसंद करती हूँ। वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है और वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो उसे एक बार अपने घर पर बुला लो। रागिनी देखो, अब मैं तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुनने वाली। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ग्रेस को पसंद करती हो, इसलिए तुम मुझे उसके खिलाफ भड़का रही हो। माँ, तुम इसे अच्छी तरह से समझा दो कि ये ग्रेस से दूर है। खैर ये दूर रहे या न रहे, लेकिन ग्रेस तो इससे दूर ही रहेगा, क्योंकि ये तो उसके मुँह लगने के लायक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही अगले दिन प्रियंका ग्रेस को अपने घर पर बुलाने के लिए जाती है तो वह देखती है कि वो लड़की उसके साथ खड़ी हुई थी। प्रियंका बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ जाती है और जो भी रागिनी को बुरा भला कहा उसके लिए उसे बहुत पछतावा होता है।